नमस्कार भावी शिक्षकों, जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी टेट का ये ऑफिशियल सिलेबस है और आज हम हर टॉपिक से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा टॉपिक आपका वीक है। इसमें हम ग्रामर के साथ ही जो पेडागोजी वाला सेक्शन होता है वहाँ से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर टॉपिक से कवर करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो बिल्कुल इसमें धैर्य बनाए रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपठित गद्यांश की ओर, जो कि लगभग 5 से 6 नंबर का आता है। हमने जो है एक हिंदी की कंप्लीट वीडियो बनाई है, जिसमें 1.5 घंटे के अंदर पूरी हिंदी को ट्रिक के साथ पढ़ाया है। उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो पेपर में आपके सामने आएगा अपठित गद्यांश, जिसको पढ़कर आपको उत्तर देना रहता है। लेकिन हमको इसको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है। कह रहा है साहित्य का आधार क्या है? परमात्मा है, जीवन है, कानून है या फिर मर्यादा? अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो कह रहा है साहित्य का आधार जीवन है। बिल्कुल यहीं पे आंसर मिल गया। साहित्य का आधार क्या है? जीवन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है गद्यांश के अनुसार साहित्य किसके प्रति जवाबदेह है? परमात्मा के प्रति, समाज के नियमों के प्रति, मनुष्य के सामने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके प्रति जवाबदेह है? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इस नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है, मर्यादा से परिचित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं, इसे मालूम, लेकिन साहित्य के सामने जवाबदेह है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो साहित्य है किसके सामने जवाबदेह है? मनुष्य के सामने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? सुबोध शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो ये तो ग्रामर वाला पोर्शन है, इसका आंसर उसमें नहीं मिलेगा। तो सुबोध का मतलब क्या है? सुबोध मतलब जो समझने में आसान हो। उसका उल्टा क्या होता है? दुर्बोध, जो समझने में आसान ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है परिमित शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो कि किसी वाक्य के अंत में जुड़ता है, किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो मत है, इत है, या फिर ता, या फिर अमित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है उपयुक्त गद्यांश जो हमने पढ़ा उसका शीर्षक क्या हो सकता है? परमात्मा और जीवन हो सकता है, साहित्य और मर्यादा हो सकता है, साहित्य और जीवन हो सकता है। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, साहित्य और जीवन हो जाएगा। ऐसा पढ़ने पर बिल्कुल हमको प्रतीत हो रहा था। आप जब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा इसका शीर्षक क्या होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब यहाँ पे ग्रामर वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया है। हर टॉपिक से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? मतलब किसका उच्चारण जो है मुख के द्वारा होता है? चा वर्ग का, टा का, ता का, या फिर पा का? जैसा कि हम जानते हैं जो चा वर्ग है इसका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। ता वर्ग का उच्चारण दांत के द्वारा होता है। पा का उच्चारण ओठ के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है घा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तुम जानते हैं घा किस वर्ण में आता है? का वर्ण में आता है। का, खा, गा, घा। तो उसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो बिल्कुल इजी सा आंसर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जो या अलावा होता है इसको क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और जो डा ढा होता है इसको द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, कई लोग यहाँ पे गलती करके आते हैं तो 1-2 नंबर से लटक जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा है, बड़ी, या फिर छोटू, या फिर री। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी। ये क्या है? ये हस्व स्वर है। बाकी तीनों क्या है? दीर्घ स्वर हैं। स्वर जो होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन से? हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है? जैसे ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कह रहा है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण क्या होता है? जिनको ये बोलते हैं जो मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा होती है वो कम होती है, उसको अल्प प्राण कहा जाता है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर जो होता है ये अल्प प्राण होता है। महाप्राण क्या होता है? स्टेम का अपोजिट होता है, इसमें श्वास की मात्रा अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। जैसे हम का के बाद खा बोले तो क्या है? सांस की मात्रा ज़्यादा निकल रही। घा, सांस की मात्रा ज़्यादा है तो क्या है? ये महाप्राण है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है निम्नलिखित में से साघोष वर्ण कौन सा है? एक होता है साघोष, एक होता है जो आघोष होता है। तो ऐसे ट्रिक्स याद रखेंगे। आघोष का मतलब क्या? आगे का। आगे का जो 2 वर्ण होता है वो हमेशा आघोष होता है। बाकी जो पीछे के 3 वर्ण होंगे वो क्या होंगे? साघोष होंगे। जैसे का लिखा है तो क्या है? ये आगे का वर्ण है ना, आघोष, तो ये आघोष हो जाएगा। चा क्या है? ये भी आघोष है। जा, चा, छा, जा, ये तीसरा वर्ण है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका सही राइट आंसर। बाकी टा क्या है? पहला वर्ण है, पहला और दूसरा, टा और ठा, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों हो जाएंगे आघोष। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है वर्णों के मेल से बने शब्द। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक शब्द है उसका चयन करो जिसमें मात्रा ना हो? तो बिल्कुल राइट आंसर है कल कल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है किताब शब्द में किस स्वर मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो किताब में का पे कौन सी मात्रा लगी? छोटी ई की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 वर्णों के सार्थक संघात मेल को क्या कहते हैं? जब वर्ण मिलता है तो क्या बनता है? वाक्य तो बनता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कह रहा है दुकानदार शब्द में कितनी मात्रिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? 1, 2, 3 और यहाँ पे क्या है? 1, इस पे भी माना जाता है आ की मात्रा है तो 4। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में केवल आ मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो बिल्कुल राइट आंसर पाठशाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे है क्वेश्चन वाक्य रचना से, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्रित, या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मिश्रित वाक्य है। जो मिश्रित वाक्य होता है इसमें एक पूर्ण वाक्य होता है, इसके साथ एक छोटा उपवाक्य लगा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है
वह बाजार गया और फल लाया। रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में जो होता है इसमें और एवं लगा रहता है बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 6, 8 या फिर 5? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 भेद होते हैं। जैसे आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, ऐसे से होते हैं 8। कृपया बैठ जाइए, ये किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक या फिर संकेतवाचक? बिल्कुल इसी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आज्ञावाचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कह रहा है वाक्य के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? जो वाक्य होता है इसके कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक उद्देश्य होता है, एक होता है विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सा तालव्य ध्वनि का सही प्रयोग हुआ है? तो किसमें जो है इस ध्वनि का सही प्रयोग हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शासन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है डा और ढा ध्वनियों को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल इसका आंसर हमने पहले ही बता दिया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्क्षिप्त या फिर द्विगुणित व्यंजन इनको कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बिल्कुल ये क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड है, हर एग्जाम में आ जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, कवित्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। कह रहा है बा और वा के उच्चारण स्थान का सही युग्म कौन सा है? तो पा फा बा, ये पा वर्ग का है तो इसका उच्चारण और से होता है, बा का दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो इन जो जो छा वर्ण है इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। ये मेल से बनता है का और खष्टी सा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ होगा? किसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा? कंगाल में तो होगा नहीं, चांद में होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। कह रहा है अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? जो अनुस्वर होते हैं जैसे लास्ट वाला वर्ण किससे बोले जाते हैं? केवल मुख से, नाक से, मुख और नाक दोनों से या फिर कंठ के द्वारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे अनुस्वर युक्त शब्द है? अनुस्वर युक्त शब्द कौन सा है? आंख है, गांव है, हंस या फिर हंस? कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, ये जो है अनुस्वर युक्त स्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है शिरोरेख के ऊपर मात्रा होने पर चंद्र बिंदु के स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग होगा? अनुस्वर का, विसर्ग का, हलंत का या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो यहाँ पे अनुस्वर का प्रयोग होगा। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाक और मुंह के द्वारा होता है। कह रहा है हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, छत, त्रिंग, ज्ञा और स्रा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ज्ञा जो है ये जा और या के संयोग से बनता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त अक्षर शब्द से बना शब्द कौन सा है? मिट्टी, बिल्ली, तो क्षत्रिय, ये हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है तरा वर्ण का निर्माण किससे हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से अनुनासिक ध्वनि वाला शब्द पहचानिए जो कि अनुनासिक हो। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुआं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती उसे उदासीन स्वर भी कहते हैं? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है रा के साथ बड़ा उ दीर्घ ऊ की मात्रा लगाने पर उसका रूप क्या होगा? रू हो जाएगा, रू, ड्यू या फिर रो? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। कह रहा है कृपा शब्द से किस स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, री। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। कह रहा है ए की मात्रा का सही रूप कौन सा है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो आई की मात्रा होती है उसमें 2 लगती है, जो ए की होती है उसमें 1 लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है रुको, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो में किस प्रकार के विराम चिन्ह के कारण अर्थ बदल गया है? तो पूर्ण विराम के कारण, अल्प विराम के कारण, अर्ध विराम के कारण या फिर योजक चिन्ह के कारण? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें अल्प विराम के कारण इसका अर्थ बदल गया है। रोको मत, रोको मत मतलब रोको मत जाने दो। यहाँ पे रोको, उसको रोक लो, जाने मत दो। तो यहाँ पे जो है किसके कारण बदला है? अल्प विराम के कारण। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कह रहा है विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? प्रश्न पूछने पर, वाक्य समाप्त होने पर, हर्ष, शोक, घृणा आदि की भाव प्रकट होने पर, 2 शब्दों के जुड़ने पर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। इसमें कह रहा है अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है वाह कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में वाह के बाद कौन सा चिन्ह आएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्मयाद बोधक का चिन्ह यही होता है। बिल्कुल सबको मालूम होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कह रहा किसी के कहे गए कथन को जो एकत्व लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक का, उद्धरण का, विवरण का या फिर लागू चिन्ह का? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, तिमिर अंधकार का सही विलोम शब्द क्या होगा? आलोक होगा, किरण होगा, रंगीन या फिर प्रभा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आलोक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरण, तरनी और तरनी का क्रमशः सही अर्थ क्या है? नाव और सूर्य होता है, सूर्य और नाव, युक्ति या फिर नदी होता है, फिर नदी और सूर्य होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुआ है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य और नाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरज, जलज या फिर मेघ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलज। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। कह रहा है अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? वायु, अग्नि? तो इसका आंसर लगभग सबको मालूम होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नि और वायु। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। कह रहा है कवियों के चरणों के अंत में समान वर्ण की आवृत्ति को क्या कहते हैं? अतुकांत, तुकांत, छंद या फिर लय? राइट आंसर हो जाएगा बी, इसको तुकांत कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। कह रहा है संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, इस वाक्य में गंगा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये व्यक्तिवाचक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है वह स्वतः ही जान जाएगा, इस वाक्य में स्वतः में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय या फिर संबंधवाचक? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजवाचक, जहाँ पे स्वयं, स्वतः, इन सब का यूज होता है। आप, वो होता है वो निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। कह रहा है राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? आकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर प्रेरणार्थक? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, इस सकर्मक है। पुस्तक जो है इसके साथ में लगा हुआ है तो क्या है? सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, इस वाक्य में 2 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? ये गुणवाचक है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण है? बिल्कुल ये परिमाणवाचक विशेषण होगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्ति या फिर समूहवाचक? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। कह रहा कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर तो लगभग सबको मालूम होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवित्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राण। प्राण, इसके अलावा दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, ये सभी हमेशा कितने प्रयोग होते हैं? बहुवचन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। कह रहा है शायद कल वर्षा होगी, यह वाक्य काल के किस भेद को दर्शाता है? बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संभव भविष्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। कह रहा है चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिड़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, प्रार्थना, वायु या फिर बुढ़ापा? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रार्थना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अत का, अति का, आ या फिर अति का? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अति का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हट, आहट, राहट या फिर टा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आहट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तद्भव, गंगा, अग्नि या फिर घर? तो कौन सा तत्सम शब्द है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नि। ये तत्सम, बाकी सभी क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है लोटा और खिड़की किस प्रकार के शब्द हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशी? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये देशज शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैंची किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में विदेशी शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है? अरबी, फारसी, तुर्की या फिर पुर्तगाली? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मदद करने से साफ मना करना, चिढ़ाना, अंगूठे पर चोट लगना, आदर प्रकट करना? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदद से साफ मना करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। अथ जल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? कम ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा करना, गगरी का फूटा होना, आधी पानी से भरी गगरी ले जाना, अत्यधिक बुद्धिमान होना? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। कह रहा है कान भरना मुहावरे का अर्थ है दीक्षा देना, पीठ पीछे निंदा करना, कान की सफाई करना या फिर सावधान करना? राइट आंसर हो जाएगा पीठ पीछे निंदा करना। चलिए यह बहकाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बहुत धीमी गति से काम करना, 9 दिन तक पैदल चलना, पैदल चलने की आदत डालना, दूरी कम होना? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बहुत धीमी गति से काम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। कह रहा है गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? घड़े में समुद्र का पानी डालना, संक्षेप में गहरी बात कहना, विस्तृत बात को और बड़ा करना, असंभव कार्य करना? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, संक्षेप में गहरी बात कहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। कपीस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कपिधन ईस, कपिधन ईस, कपिधन इस, फिर कपिधन इस? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए,
इत्यादि शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? इति धन आदि, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये यण संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। कह रहा है कि सदैव शब्द में कौन सा संधि है? वृद्धि है, गुण है, दीर्घ या फिर अयादि? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, ये वृद्धि संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उद्ज्वल या फिर उज्धन वल? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है मनोरथ में कौन सी संधि है? स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग या फिर दीर्घ संधि है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है चरण कमल हवंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष या फिर अनुप्रास अलंकार? यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? ये कृतवाच्य, क्रमवाच्य या फिर भाववाच्य? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भाववाच्य है। इसमें अधिकतर नहीं वर्ड यूज आता है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, ऐसे वर्ड आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात श्री गणेश, इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु समास? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। कनक, कनक ते सौगुनी मात्रदा अधिकाय में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, यमक, अनुप्रास या फिर रूपक अलंकार? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यमक अलंकार। जब एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और उसका अर्थ जो है क्या होता है? अलग अलग होता है, तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। गोदान और गबन प्रसिद्ध उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखे गए हैं? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। कह रहा है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कवि शिरोमणि या राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को, माखनलाल चतुर्वेदी, हरवंश राय बच्चन या फिर कबीर दास को? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बीजक किस रचनाओं का संग्रह है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर जायसी की? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। मधुशाला के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, हरवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा या फिर महादेवी वर्मा? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक सचेतन प्रक्रिया है या स्वाभाविक और अनौपचारिक होती है? इसके लिए व्याकरण पुस्तकों की आवश्यकता होती है, केवल विद्यालय में ही संभव है? बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, यह स्वाभाविक और अनौपचारिक होती है। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, यह एक निहितार्थ क्या है? बच्चों को बिल्कुल भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल व्याकरण सिखाया जाए, बच्चों को अधिक से अधिक गृह कार्य दिया जाए? बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर आधार क्या है? भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में पाठ्य पुस्तक का, भाषा परिवेश का, आकलन की पद्धति का या फिर शिक्षक के ज्ञान का? या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाषा का परिवेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। चमस्की के अनुसार भाषा सीखने में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? जन्मजात होती है, अर्जित होती है, अनुकरणीय होती है, फिर ढीली होती है? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है जन्मजात होती है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है भाषा सीखने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का परिवेश, पाठ्यपुस्तक, भाषा की परीक्षा या फिर शिक्षक का व्यवहार? यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है भाषा की परीक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। भाषा शिक्षण का रुचि सिद्धांत क्या बताता है? शिक्षक को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, पाठ्य सामग्री छात्र की रुचि और स्तर के अनुकूल होनी चाहिए ताकि शिक्षण प्रभावी हो, छात्रों को केवल वही पढ़ाना चाहिए जो केवल खेल खेल में सीखें, गृह कार्य में रुचि पैदा करना? बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत भाषा शिक्षण में किस बात पर बल देता है? बच्चों को लगातार सीखने के लिए कहना, बच्चों को करके सीखने और भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना, शिक्षक को सदैव क्रियाशील रहना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना? बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी होने वाला है, बच्चों को करके सीखने और भाषा के अधिक प्रयोग के अवसर दें, तभी बच्चा जो है भाषा जल्दी सीखेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। बच्चों के व्याकरण के नियम रटवाने चाहिए, बिल्कुल बहुत शिक्षक यही करते हैं, वो सारे नियम रटवा देते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सिखाना, या फिर बच्चों को तीव्र गति से पढ़ना सिखाना, केवल कविता और कहानियां सुनाना। बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत छात्र को मुख्य केंद्र बाल केंद्रित माना जाता है। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, अभ्यास का, या फिर अनुकरण का सिद्धांत। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाल केंद्रितता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है। छात्र पुराना ज्ञान भूल जाते हैं, नया ज्ञान छात्र के पूर्व ज्ञान से जुड़कर अस्थायी हो जाता है, समय की बर्बादी होती है, शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती है। राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नया ज्ञान छात्र के पूर्व ज्ञान से जुड़कर अस्थायी बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। कह रहा है बच्चों के बोलने की कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास करना, कविता पाठ करना, बातचीत के लिए वास्तविक और सहज अवसर प्रदान करना, फिर प्रश्नों के उत्तर रटना। बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है बातचीत के लिए वास्तविक और सहज अवसर प्रदान करना। सुनना कौशल विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। बच्चों से पाठ पढ़वाना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, श्यामपट्ट पर लिखवाना, श्रुतलोक प्रतियोगिता। यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है भाषा के संदर्भ में सुनना और बोलना कौशल एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। दोनों पूर्णतः अलग है, ये अंत संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बोलना सुनने पर निर्भर नहीं करता, सुनना बाद में विकसित होता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये अंत संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। बालक भाषा का प्रयोग एक उपकरण के रूप में कब करता है। अपनी आवश्यकताओं और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, केवल परीक्षा पास करने के लिए, शिक्षकों को खुश करने के लिए, या फिर व्याकरण के नियम याद करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा अपनी आवश्यकता और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। कह रहा है मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। बिना रुके लगातार बोलना, विचारों को स्पष्ट, सहज और प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त करना, कठिन शब्दों का प्रयोग करना, केवल दूसरों की बातें सुनना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विचारों को स्पष्ट, सहज और भावपूर्ण तरीके से व्यक्त करना। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि सबसे उत्तम मानी जाती है। निगमन विधि, आगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, या फिर सूत्र विधि। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है आगमन विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। कह रहा है आगमन विधि में हम किस ओर बढ़ते हैं। नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, या फिर उदाहरण से नियम की ओर, कथन से सरल की ओर, या फिर अमूर्त से मूर्त की ओर। चलिए इसका राइट आंसर होने वाला है उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भाषा की शुद्धता और मानक का रूप का ज्ञान बच्चों को किसके माध्यम से होता है। साहित्य के, व्याकरण के, समाचार पत्र के, बोलचाल की भाषा से। तो इसका ज्ञान होता है व्याकरण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 105। व्याकरण को संदर्भ में पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। व्याकरण के अलग से नियम रटाए जाएं, पढ़ाते समय बातचीत के दौरान ही स्वाभाविक रूप से व्याकरण के नियम को बता देना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है लिखित संप्रेषण को प्रभावी बनाने में व्याकरण का क्या योगदान है। यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। यह वाक्यों को अर्थपूर्ण और सुसंगठित बनाता है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से अक्षमता विकार है किससे। लिखने से, पढ़ने से, गणना करने से, या फिर बोलने से। बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है ये पढ़ने से। डिस्ग्राफिया जो है ये किससे रिलेटेड है, लिखने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। कह रहा बच्चों की भाषा में होने वाली त्रुटियां संकेत करती हैं, किस ओर संकेत करती हैं। उनके सीखने की प्रक्रिया के पड़ाव के चरण की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है बहुभाषिक कक्षा को शिक्षक को किस रूप में देखा जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती के रूप में, एक संसाधन के रूप में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। लिखने में कठिनाई होना किस प्रकार से जुड़ा है। बिल्कुल इसका आंसर पहले ही बता दिए हैं, डिसग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। कह रहा है एक भिन्न या विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों की कक्षा में भाषा पढ़ाते समय शिक्षक को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए, नहीं। बच्चों के सांस्कृतिक भाषाई अंतर को सम्मान देते समावेशी माहौल बनाना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा कौशल से कह रहा है भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। बिल्कुल ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होने वाला है। पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो, फिर लिखो। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल उत्पादक या अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाता है। सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना और बोलना, या फिर पढ़ना और लिखना। बिल्कुल यहाँ पे बोलना और लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 114। गणनात्मक कौशल के अंतर्गत कौन से कौशल आते हैं। राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे सुनना और पढ़ना। पढ़ने की कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तेज गति से पढ़ना, अर्थ या भाव को समझाकर पढ़ना, समझकर पढ़ना, वर्णों की सही पहचान, कठिन शब्दों का उच्चारण। बिल्कुल अर्थ या भाव को समझकर पढ़ना। लेखन कौशल के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। सबसे कम यहाँ पे पूछा जा रहा है। विचार की मौलिकता, सुंदर हस्तलेख, वर्तनी की शुद्धता, या अत्यधिक दबाव, सुंदर और मानक भाषा का प्रयोग। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी।
वर्तनी की शुद्धता एवं अत्यधिक दबाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को पास या फेल घोषित करना, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर शिक्षण अधिगम में सुधार करना, केवल अकादमिक अंकों पर ध्यान देना, वर्ष के अंत में परीक्षा लेना। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 118 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रवीणता का आकलन करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उत्तम माना जाता है? लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, मौखिक प्रश्नोत्तर या फिर गृह कापियाँ। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। चलिए 19 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। भाषा में मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन क्या होना चाहिए? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जानना कि बच्चों में कितना सीखा और क्या कमी रह गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा बोधिता के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न सबसे अच्छे होते हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो बच्चों की समझ और विश्लेषणात्मक क्षमता को परखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के भाषा विकास का निरंतर अवलोकन करना मूल्यांकन की कौन सी तकनीकी है? औपचारिक है, अनौपचारिक, सतत या फिर आवधिक या फिर स्वतंत्र अंत परीक्षा है? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक और सतत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक का क्या स्थान होना चाहिए? एकमात्र साधन, एक साधन नहीं बल्कि एक साधन, उसका कोई विशेष महत्व नहीं, हम वह केवल शिक्षकों के लिए है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। कक्षा में मल्टीमीडिया सामग्री का प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यह सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय कर सीखने को प्रभावी और रोचक बनाता है। कक्षा में बहुभाषाई संसाधन का अर्थ क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टेलीविजन, कंप्यूटर। एक अच्छी भाषा पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और विधाओं से युक्त सामग्री हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की कमियों और अध्ययन की कठिनाइयों को दूर करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण से पहले शिक्षक को कौन सा कार्य करना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट करके कमियों का पता लगाना कि बच्चे में क्यों कमी है, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। चलिए अगर वीडियो यहाँ तक देखा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।